ये हंटर वाली हमको लगता है लोग इसलिए किए क्योंकि हम यूनिफॉर्म में रहते थे और हम हमेशा यूनिफॉर्म में रहते थे। तो डरना तो मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए। पुलिस का अगर डर नहीं हो तो शायद क्राइम बिल्कुल बढ़ते ही जाएगा। बहुत बार ऐसा होता था कि लालू प्रसाद के यहाँ से फ़ोन आता था, लालू प्रसाद जी का फ़ोन आता था कि देखिए इस गांव में ये हो गया है, आईजी के पास। काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए मुझे देखने के लिए। मुझे लगा कि अभी शायद ये धरती फट जाए तो मैं अंदर घुस जाऊँ। मैंने यूपीएससी के फॉर्म में लिखे थे कि मुझे पढ़ने का और कुकिंग करने का हॉबी है, शौक़ है। तब उन्होंने कहा कि मेयोनेज़ सॉस का आप रेसिपी बताइए। शुरुआत जीवन में आपको हम बताएं कि हमारा पालन पोषण हमारे नाना नानी के घर में हुआ था, जहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। वो लोग बहुत चाहते थे कि हम लोग को एक अच्छे तरह से ब्रिंग अप किया जाए, हम लोगों को कोई कमी नहीं रहे। घर में एक तो माहौल साहित्य का था और दूसरा माहौल बहुत ही राजनीति का था। मतलब हमारे परिवार में लोग पॉलिटिक्स में थे, कोई मिनिस्टर भी बने, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। तो इसके कारण घर में लोग आते रहते थे। जयप्रकाश के मूवमेंट में सब कोई इन्वॉल्व था। उसके पहले चंद्रशेखर जी का आना या कोई भी महत्वपूर्ण नेता जो बिहार में था वो ज़रूर हमारे घर पे आते थे। तो हम उन लोगों को देखते थे और हम लोग समझते थे कि कोई बड़े लोग हैं, और उतना ही भर लेकिन था। हम लोग का उन लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। तो बहुत ही शेल्टर्ड लाइफ था। हमारी मदर को बहुत शौक़ था कि हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें। तो हम लोग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, 3 बहन थे हम लोग और मेरा सबसे छोटा भाई था। तो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में हम लोग का एजुकेशन शुरू हुआ। तो वहाँ भी एक बड़ा डिसिप्लिन और संयम के एटमॉस्फेयर में पढ़ाई हुआ और हम पढ़ने में अच्छे थे। तो जब हम अपना सीनियर कैम्ब्रिज कर लिए, ICSE एग्ज़ाम जो अब कहा जाता है, तो मुझे बहुत मन था कि मैं दिल्ली पढ़ने जाऊं। तो दिल्ली पढ़ने के लिए मेरा एडमिशन भी हो गया। लेकिन जाने के एक दिन पहले हमारे पिता कहने लगे, बड़े रुआंसे हो गए और इमोशनल हो गए, और नाना नानी को जाके कहा कि मंजरी को समझाइए, ये इसको अभी से ही मैं विदाई कर दूंगा, सो इसको मैं नहीं भेजना चाहता हूँ। तो बस वो उनका एक डिसीजन हो गया। वो मेरे ऊपर भी थोप दिया गया कि अब मुझे नहीं जाना है। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन हाँ, जो पिता चाहते थे वही हुआ। हमें कहा गया कि अब आप विमेंस कॉलेज में ही पढ़िए, पटना यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकती हैं। विमेंस कॉलेज में एक इंग्लिश ऑनर्स ही ढंग का सब्जेक्ट था, तो जो कि हम बहुत उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा और पटना में ही हम रह के पढ़ रहे थे। तो पटना कॉलेज और पटना वुमेन्स कॉलेज जाने का जो किस्सा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहता हूँ कि जरा वो बताइए। हाँ, ज्योग्राफी हम पढ़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त का जो सिस्टम था कि आप रजिस्टर हो जाइए पटना विमेंस कॉलेज में, और सुबह में बस से बैठ के सिस्टर लोग हम लोग को भेजती थी, लड़कियों को भेजती थी पटना यूनिवर्सिटी में, पटना कॉलेज में। वहाँ पे वो लोग को ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो पढ़ाई है वही होता था। और पटना विमेंस कॉलेज में सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स और डोमेस्टिक साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। तो अब लेडी ओवन में जब नहीं गई, जिसको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कॉलेज था फॉर डोमेस्टिक साइंस, तो जब मैं वहाँ नहीं गई तो मैं पटना विमेंस कॉलेज में डोमेस्टिक साइंस का कोई ख़ास नाम भी नहीं था, उसका कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़ाई भी नहीं था, तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। तो बस एक ही सब्जेक्ट बचा, वो इंग्लिश ऑनर्स था। हमने किताब में भी लिखा है कि उसमें एक ही तसल्ली थी कि हमारी जो क्लोज़ फ्रेंड्स थी, हमारी जो दोस्त थी, वो भी इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रही थी। तो मुझे लगा कि चलो इनके साथ साथ मैं रहूँगी, लेकिन उस सब्जेक्ट में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं था। तो आप फाइनल ईयर में थी मेरे ख्याल से 1971 में जी, और अंग्रेजी ऑनर्स कर रही थी। तब आपकी शादी तय हुई, वो जरा बताइए। शादी की चर्चा तो बिल्कुल 17 साल की जब मैं थी तभी से होने लगा, और जब मैं 19 साल की थी 1969 में मेरी शादी तय कर दी गई। और इसका कोई हमारे से
विमर्श नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। एक दिन पता चला कि दिल्ली जाना है और मैं पेरेंट्स के साथ आई और मेरी शादी ठीक हो गई और फिर दूसरे दिन ही मैं पटना वापस चली गई। फिर काफ़ी दिन तक लंबा एंगेजमेंट रहा और 1971 में मेरी शादी हो गई। लेकिन हम फाइनल ईयर में थे, उन दिनों जयप्रकाश नारायण का एजिटेशन चल रहा था, तो बार बार कॉलेज का एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होता था, वॉकआउट हो जाता था। तो एग्ज़ाम जहां हम बीए अपना 3 साल में करते, उस वक्त हमने 4.5 साल में सिर्फ बीए एग्ज़ाम किया। तो मैं एग्ज़ाम लेके ही पटना में फंसी रही और फिर मैं थोड़े दिन के लिए अपने ससुराल आई, लेकिन वहाँ भी कुछ माहौल अच्छा था ही नहीं। वो शायद हमें चाहते नहीं थे, उनका कुछ और मकसद था। तो 72 आते आते मैं घर वापस भी आ गई विथ मैरिज विच वॉज नाउ ब्रोकन। जिनसे आपकी शादी हुई 71 में, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, जो लड़का था, और उनके पिताजी सीबीआई के बड़े अधिकारी थे। आपने नाम नहीं लिखा उनका किताब में? नहीं, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है उनके नाम को जानने से या पहचानने से। तो मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी, लेकिन चूंकि किताब लिख रही थी और ये मेमोइर्स था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कहानी को एक सिरे से लिखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बताने में। अब आ जाते हैं यूपीएससी पे। सबसे जो दिलचस्प लगता है, जब मैं किताब पढ़ रहा था, जो मैडम सर आपने लिखा है अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। 74 में आप यूपीएससी में बैठती हैं पहली बार, रिटेन आपका निकल जाता है, इंटरव्यू नहीं निकलता है। अब 75 में आप बैठती हैं फिर से, उसमें आप रिटेन भी निकाल लेती हैं, इंटरव्यू में भी पहुंचती हैं। हम अपने हॉबीज़ में अपने यूपीएससी के फॉर्म में लिखे थे कि मुझे पढ़ने का और कुकिंग करने का हॉबी है, शौक़ है। तो उन्होंने, तो ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि ये क्या कुकिंग ऐसे ही लिखा हुआ है। तो उसने कहा जी कुकिंग इज़ योर हॉबी, तो आप क्या बनाती हैं? तो मैंने बताया कि मैं ये डिश बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने उसमें क्या क्या लगता है? तो बोले इसमें मेयोनेज़ सॉस वगैरह पड़ता है। तब उन्होंने कहा कि मेयोनेज़ सॉस का आप रेसिपी बताइए। तो बात ये है कि उन दिनों मेयोनेज़ सॉस जो है वो आजकल के जैसा नहीं था कि बॉटल में सब दुकान में मिलता है, सब शहर में मेयोनेज़ सॉस मिलता है, अंडे के साथ मिलता है, बिना अंडे के मिलता है। लेकिन मुझे तो इतना काम कुकिंग का सिखाया गया था, और मैं बलबीर सिंह जो फेमस उन दिनों की कुक थी, शेफ़ भी थी, क्या क्या थी, उनके यहाँ काम कुकिंग सिखाया गया था। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेयोनेज़ सिखाया था। तो मैंने उनको बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे मैं बनाती थी। तो हमको लगता है कि वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गई। कुछ उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ये समझ गई कि मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया है कि मुझे कुकिंग आता है, मैं एक्चुअली कुकिंग जानती हूँ। आप भी क्वालिफाई कर गई इस बार, जब आपका इंटरव्यू भी अच्छा हुआ और तमाम चीज़ें, लेकिन एक कसर रह गई। मुझे ऐसा लगा वो पढ़ते हुए कि आईपीएस आपको मिला, आईएएस नहीं मिला। और अगले साल जो आपका लास्ट अटेम्प्ट भी था 1976 में, 76 में, आपने फिर से दिया। उस समय ना आपका रिटर्न निकला, न इंटरव्यू निकला। क्यों हुआ ऐसा? ये मेरे साथ ही नहीं भाई, बहुत लोगों के साथ हुआ। इनफैक्ट जब हम पुलिस एकेडमी पहुंचे तो मैंने देखा कि बहुत लड़के थे जो 3rd टाइम भी अटेम्प्ट करने के बाद पुलिस सर्विस ज्वाइन किए थे, लेकिन कोई क्वालिफाई नहीं किया। बस कुछ इने गुने 5-6 लोग क्वालिफाई कर गए, लेकिन बल्क ऑफ द पीपल हैड टेकन द बॉयज़ हैड टेकन द एग्ज़ाम। सो मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये क्या चीज़ होता है क्या, बिकॉज़ अंदरूनी बात है, इसका कोई विश्लेषण करके यूपीएससी भी कुछ पब्लिश नहीं करता है। तो ये पता ही नहीं चलता है किसी को कि भाई क्या गलती थी। मैं आईपीएस में गई तो मुझे लगा कि यही एक इतना अच्छा सर्विस है, और बाद में मुझे लगता है कि being the first in Bihar in the police also gave me a lot of credit and importance। बहुत सा हमको पुशबैक भी किया गया शुरू में, लेकिन जिस तरह से मुझे एक रिकग्निशन मिला बीइंग द फर्स्ट वुमन, वो भी एक एडवांटेज था। हम घर पे ही थे जब रिज़ल्ट आया, और हमारे फादर ने हमको खबर किया पुकार के। बहुत सुबह सुबह न्यूज़पेपर आया तो उन्होंने मेरा नंबर पढ़ा और बहुत खुश थे कि हम क्वालिफाई कर गए हैं, और उन्होंने बुलाया और
दिखाया। लेकिन बाद में जब वो आईपीएस का बात सुनने लगे और कि बहुत उनको पता चला कि एक उस वक्त बड़ा र्यूमर्स फैला रहता था कि इतना घंटा परेड होगा और इतना घंटा पीटी होगा और कितनी महिलाएं पुलिस नहीं ज्वाइन करती हैं, वो छोड़ के भाग के आ गई, ऐसा ऐसा बात चर्चा होता रहता था। कितना सही था कितना गलत था आई डोंट नो। लेकिन मेरे पिता भी घबराने लगे कि भाई पता नहीं ये दरोगा का नौकरी उनको लगा ये कितना टफ होगा, कैसे थाने में हम काम करेंगे, क्योंकि इमेज तो वही है जो पुलिस स्टेशन का इमेज है। उनको आईपीएस और इनके सीनियर के तो काम को देखने का मौका नहीं मिला था, तो उनको लगा कि पता नहीं ये कैसे ये नौकरी करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत एप्रीहेंशन था, वो लोग काफ़ी घबराए हुए थे कि पुलिस के नौकरी में हम जाएं कि नहीं जाएं। अच्छा, अब यहाँ से जब ट्रेनिंग आप कर रही होती हैं और ये जब कैडर बंटने वाला होता है, वहां पहली झलकी मिलती है जहां ये बात कहा गया कि हाँ ये महिला है तो इनको मिल गया, तमाम चीजें है ना, वो दिखना शुरू होता है सर्विस में। फिर जब पासिंग आउट होता है उसका जो आपने जिक्र किया है कि उस समय के जो चीफ गेस्ट थे और आप सब लोग कतार में खड़े थे, बाकी लोगों से वो हाथ मिलाते हैं, आपसे हाथ नहीं मिलाते, फिर वो आपको नमस्ते करके आगे बढ़ जाते हैं। वहां शायद पहली बार आपको लगता है कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ। क्या हुआ था और क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय जब वो आपके सामने से निकल गए नमस्ते करके? हाँ, नमस्ते करके लगे तो हमें थोड़ा सा ऑड लगा कि सबसे तो ये हाथ मिलाए हैं, हमको क्यों नमस्ते कर दिए। तो इट स्ट्रक मी कि क्यों ऐसा हुआ, चीफ गेस्ट ने ऐसा क्यों किया। तो मैंने जब कहा पूछा अपने फैकल्टी, मैंने ऑब्जर्वेशन किया, क्वेश्चन करने का तो कोई सवाल नहीं उठता था उन दिनों। तो उन्होंने बताया कि नहीं यही लोग ऐसे ही सोचते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं भी चुप रही, सोची कि चलो भाई यही मेथडोलॉजी है। लेकिन उस वक्त ही नहीं, अभी भी बहुत सी महिलाओं को लगता है कि वाई आर वी आर ड्रेस्ड एज विमेन पुलिस ऑफिसर्स, वी आर जस्ट पुलिस ऑफिसर्स। लेकिन शायद ये डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है लोगों के लिए, या वो लोग ऐसे सोचते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट। लेकिन धीरे धीरे ये टाबू भी टूट रहा है। आप जिस बैच में थी, जैसा आपने लिखा है 6 महिलाएं थी जी आईपीएस में जी और आपसे पहले 1972 में किरण बेदी जी देश की पहली आईपीएस बन चुकी थी। जी ठीक है, ट्रेनिंग पूरी होती है, आप बिहार आती हैं और बड़ा दिलचस्प लगता है मुझे वो जब आप लिखती हैं कि आप सचिवालय गई हैं पहले दिन वर्दी पहन करके। तो पटना सचिवालय जो है वो बहुत ही एक इम्पोजिंग सा बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, और एक विंग में ये पुलिस का विभाग है। तो मैं जब वहाँ उतरी तो ऊपर चढ़ने का सीढ़ी है, कम से कम 10-15 सीढ़ी होगा। तो मैं जब गाड़ी से, अपने पिता के गाड़ी से गई थी, पहला दिन था, यूनिफॉर्म में थी, तो मैं चढ़ रही थी तो जितने लोग बाहर कुछ खड़े थे वो सारे बिल्कुल खड़े हो गए। जहाँ भी कोई बैठा था या गाड़ी में था तो मैं देखी कि लोग खड़े हो गए। कांस्टेबल वगैरह लोग ड्यूटी पे खड़े थे, वो भी बैठे हुए थे, वो भी चौंक के देखने लगे। फिर मैं सीढ़ी पे चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे गई तो काफ़ी लोग मतलब उस चौंक गए कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन आ गया। बाद में जब मैं लौट रही थी तो बिल्कुल भीड़ लग गई, बिल्कुल भीड़ लग गई, और काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए मुझे देखने के लिए। तो मुझे बहुत ही एम्बैरसिंग लगा, मुझे लगा कि अभी शायद ये धरती फट जाए तो मैं अंदर घुस जाऊं। लेकिन इट वाज अ स्ट्रेंज फीलिंग। आप सचिवालय गई थी आईजी पुलिस से मिलने के लिए मेरे ख्याल से, जी। और जब आप उनके दफ्तर में पहुंची, उनके केबिन में पहुंची, क्या हुआ? तो जैसे ही हम लोग रिपोर्ट करते तो वहाँ था कि डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप रिपोर्ट करिए, वहाँ अपना साइनिंग वगैरह करिए कि आप रिपोर्ट कर चुकी हैं बिहार में। वो सब हो गया। उसके बाद हुआ कि आपको आईजी से मिलना है। उन दिनों डीजी के जगह पे सबसे सीनियर मोस्ट आईजी ही हुआ करते थे। तो जब मैं आईजी के रूम में एंटर की तो वो नीचे सर करके अपना कुछ फाइल पे लिख रहे थे। तो मैं कम से कम आधा मिनट 1 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रही। मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया था कि अब ऊपर कब देखेंगे। मैं हम लोग को सल्यूट करने को सिखाया गया था, उसका इतना प्रैक्टिस कराया जाता था कि पहले बार आप जाइए तो कैसे अटेंशन होइए और सल्यूट कैसे मारिए। तो मैंने सल्यूट मारा और वहाँ खड़ी हूँ, अब कोई आदेश ही नहीं दे रहे हैं, एकदम मैं अटेंशन में खड़ी हूँ। तो आप सोचिए कि वो आधा ही मिनट होगा, लेकिन मुझे तो लगा कि पता नहीं कितना समय के बाद उन्होंने ऊपर देखा और फिर कहा अच्छा आप आ गई, यू हैव कम। तो मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा कि इट्स वेरी, कुछ कहा कि हाँ अच्छा आप आ गई।
तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका पोस्टिंग कहाँ को, आई हैव आस्क्ड फॉर किरण बेदीज फाइल फ्रॉम दिल्ली। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि किरण बेदी दिल्ली में काम करती हैं, वहाँ डिफरेंट है, बिहार बहुत डिफ़िकल्ट स्टेट है और यहाँ काम करना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं वहाँ से फ़ाइल मंगवाया हूँ, वो पढ़ के मैं आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम निकालूंगा। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि हम तो बिहार में काम करने वाले हैं, दिल्ली में तो काम करने वाले नहीं हैं, लेकिन क्यों उन्होंने ऐसे किया। और उसके बाद मेरे को बिल्कुल डिसमिस ही कर दिया और मैं निकल आई। लेकिन आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा कि कई दिनों तक मेरा पोस्टिंग नहीं किया गया और पहले सभी जो हमारे मेल कलीग्स थे, अन्य 5 कलीग्स थे, उनका पोस्टिंग हो गया। और जब फाइनली मेरा पोस्टिंग निकला तो हमको एएसपी सीआईडी पोस्टिंग कर दिया गया, जो आज तक बिहार में ऐसा कोई पोस्टिंग नहीं था। जब मैंने बहुत पूछा तो पता चला कि 1958 या 57 में कोई ऑफिसर आए थे जिनका 6 महीने के लिए सीआईडी में पोस्टिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई आईपीएस ऑफिसर का सीआईडी में पोस्टिंग एज एएसपी कभी नहीं हुआ था। आप बेचैन हैं फील्ड में जाने के लिए, आप डेस्क पे हैं और सीआईडी में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यर्थ जा रहा है, ये समय व्यर्थ जा रहा है। और तभी एक बड़ा केस भागलपुर में जो हुआ था जी, अखफोड़वा कांड, जिसपे बाद में गंगाजल फिल्म भी लिखी, हाँ, आपने बहुत दिलचस्प लिखा भी है उसमें। हाँ, वो जो कांड हुआ उसकी जो जांच टीम कर रही थी उसका आप हिस्सा बने। जब ये जांच टीम पटना से भागलपुर पहुंचती है, उस दिन क्या हुआ था जब आप लोग भागलपुर इंटर कर रहे हैं, तो क्या माहौल था? हम लोग प्लेन से उतर रहे हैं तो नीचे बिल्कुल हम लोग के अगेंस्ट एजिटेशन हो रहा है, नारेबाजी हो रहा है। हम लोग सर्किट हाउस गए, वहाँ भी खूब नारेबाजी हो रहा था कि वी शुड गो बैक। और डीआईजी और हम 2 एसपी और पूरा काफिला था ऑफ ये पीए वगैरह, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर्स वगैरह जो हम लोग को असिस्ट करने वाले थे। तो बहुत अपोजिशन था कि लोग क्यों यहाँ आ रहे हैं, बिकॉज पब्लिक का सेंटिमेंट भागलपुर के पुलिस ऑफिसर्स के साथ था। जो क्या चीजें मिली उसमें, मतलब आप लोगों की जांच में क्या निकला? जो जांच रिपोर्ट था वो तो साफ साफ था कि पुलिस ऑफिसर्स ने ही ये कांड किया था, मतलब गलत फहमी में किया या उनको कहा गया करने के लिए, जैसा भी हो। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गया क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पुलिस में जो है वो बहुत इंटरकनेक्टेड होता है। तो जब हम लोग रिकॉर्ड पढ़ने लगे तो देखे कि जब वो थाने पे वो आदमी आ जाता है, उसका प्रेजेंस हो जाता है, और जेल कोई अगर अरेस्ट होके थाने में आया तो उसके बाद वो जेल भेजा जाता है, तो थाने और जेल के बीच में ही उसके आँख का जिक्र किया हुआ है। वो जब जेल पहुंचता है तो उसके आँख में ग्रीवियस इंजरी है, या वो खुद बोलता है कि हम जब थाने में थे तो मेरे आँख को निकाल के एसिड दे दिया गया। तो पुलिस वाले बेचारे, जो हम तो बेचारे ही बोलेंगे क्योंकि वो भी इनएक्सपीरियंस लोग थे, नए लड़के लोग थे, वो बिल्कुल इसमें फंस गए क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट उनके लिए था। पब्लिक उन दिनों भागलपुर से के क्राइम से इतना त्रस्त हो चुकी थी, इतना वो लोग परेशान हो चुके थे, इतना सफ़र कर चुके थे, और हर तरह का क्राइम होता था, मर्डर, डकॉइटी विथ मर्डर, रेप, किडनैपिंग, हर तरह का वहाँ क्राइम बहुत बड़ा हुआ था। और ये लोग जेल जाते थे क्रिमिनल्स और वहाँ से छूट के भी आ जाते थे। तो ये इन लोगों को लगा कि भाई पुलिस वाले ठीक कर रहे हैं, इनका आँख निकाल के इनको ब्लाइंड कर देते हैं, यही ठीक है, यही इनको सज़ा होना चाहिए। बिकॉज़ ये क्या कहते हैं, कोर्ट से सज़ा होने का कोई ठिकाना ही नहीं था। कोर्ट अभी भी आप जानते ही हैं कि कितना कितना साल तक बिहार में केसेस खुलते नहीं हैं, तो वही माहौल था। लेकिन जब वो भी दिखता है कि जब आप उसकी रिपोर्ट लिख रही होती हैं और जब तैयारी कर रही होती है, तमाम तरह के प्रेशर आप पे होते हैं। हाँ, वो भी बात हुआ था। क्या प्रेशर था, जरा बताइए। ये प्रेशर तो पुलिस में हर टाइम में आता था, लेकिन उस वक्त हमारे लिए वो प्रेशर एक नया था क्योंकि अभी हम उस तरह के फील्ड का प्रेशर देखे नहीं थे। और प्रेशर सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं था, एक माहौल बन गया कि जो कमिटी है वो सबको रगड़ देगा, सब कोई हम लोग जेल चले जाएंगे। तो भाई क्या लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, कहलवाना कि भाई समझ बूझ के लिखना, हमारे पेरेंट्स को अप्रोच करना। फिर एक पॉलिटिकली बहुत ऑफिसर लोग आपस में ही इन्वॉल्व हो गए कि इसको बचाना है, इसको नहीं बचाना है, मतलब एक उसको ट्विस्ट ही डिफरेंट देने का लोग कोशिश किए। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपने रिपोर्ट, हम लोगों ने रिपोर्ट दे दिया।
मुझे एग्जैक्ट डेट्स नंबर्स याद नहीं है, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया। हमने कोई रिकॉर्ड तो रखा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सस्पेंशंस हुआ था बाद में। अब जानते हैं कि हम लोग तो 3-3 साल में पोस्टिंग हो जाता है, उसके बाद ये केस कितना दिन चला होगा आई डोंट नो। लेकिन 1-2 केस में मुझे कोर्ट में भी बुलाया गया था पूछने के लिए कि क्या आपने देखा था, क्या हुआ था, मुझे याद आता है। भागलपुर के बाद जब ये डेस्क पे रहते हुए बड़ा काम करने के बाद आप जो है 82 में 1982 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बोकारो एसपी बनती हैं। नहीं 83। अच्छा 83। हाँ 83 हो जाता है। तो 1983 में आप बोकारो एसपी आप बोकारो एसपी के तौर पे जाती हैं और आप लिखती हैं कि जब आप बोकारो एसपी के तौर पे गई हैं तो कई आपके पुलिस सहकर्मी जो अधिकारी हैं वो भी जलते हैं, क्योंकि वो उस समय का अकेला ऐसा एसपी ऑफिस था जो एसी था उसमें। ये छोटा सा इंटरेस्टिंग एपिसोड है कि यस, जलते क्या था, लोग सोचते थे कि बड़ा इजी पोस्टिंग है, यहाँ तो एयर कंडीशनड ऑफिस है, तो लोग व्यंग करते थे कि भाई आप लेडी हैं इसीलिए आपको बोकारो दिया गया है। तो जब हम बोकारो पहुँचे तो वहाँ तो पहुँचे, सुबह में ट्रेन एक आती थी, वो ट्रेन अभी भी चलती है, पटना से पटना रांची एक्सप्रेस। बोकारो में हम उतरे, घर पहुँचे तो बस यूनिफॉर्म डाल के और ऑफिस गए। और बोकारो में ही पटना में ही हमको बताया गया था कि वहाँ के जो प्रीवियस एसपी हैं उनके साथ झंझट हो गया था पुलिस लाइन में, क्योंकि पुलिस वाले लोग निकल आके एक ट्रैकर को पैसा देने के लिए, एक जो ट्रैकर चलता था भाड़े पे, उस सबको पैसा वैसा देने के लिए झंझट हुआ था, मारपीट हुआ था। और वहाँ का जो पुलिस लाइन है वो बहुत इनडिसिप्लिन्ड वहाँ पर फोर्स है, तो थोड़ा संभल के जाइएगा ये कहा गया था। और डीआईजी ने भी, हम जब उनको रिपोर्ट की तो उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसा घटना हुआ था एंड यू शुड बी केयरफुल। उन्होंने एडवाइस भी दिया कि इन लोगों के ऊपर तुम कार्रवाई शुरू कर दो और देखो कैसा होता है। तो मैं भी सोची कि बस ठीक है, अभी तो मैं नया नया गई ही थी, बस कम्प्लीटली चार्ज। तो पुलिस सभा करने का होता था कि आपको हर महीने पुलिस सभा करना है, तो मैंने पहले ही पुलिस सभा कर दिया कि चलो पहले होता है। तो उसमें ये लोग जब आए तो मैंने पढ़ा, मैनुअल तो कहता था कि सबको यूनिफॉर्म में आना है। हालांकि बिहार में पुलिस एसोसिएशन रिकग्नाइज था, सब स्टेट में नहीं था, लेकिन था कि पुलिस वाले यूनिफॉर्म में आएंगे। लेकिन मैं देखी कि यूनिफॉर्म में 5-6 लोग नहीं आए, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती थी, लेकिन मुझे तो अभी था कि नहीं ये गलत हो रहा हुआ है और गलत नहीं करने दूंगी। तो मैंने कहा कि भाई जो लोग यूनिफॉर्म में नहीं है वो निकल जाएं। तो मैंने 2-3 बार इसको दोहराया और सब कोई एकदम साइलेंस हो गया पूरे हॉल में। कम से कम 70-80 कॉन्स्टेबल्स लोग बैठे थे पूरे यूनिफॉर्म में। तो थोड़ी देर तक एकदम माहौल मैंने देखा कि गड़बड़ा गया है, मेरे बिल्कुल टेंस एटमॉस्फेयर हो गया है। उसके बाद मैंने जब सेकंड टाइम रिपीट किया कि लोग निकल जाए जो यूनिफॉर्म में नहीं है, तो मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े होके पीछे से निकल गए। तो मुझे लगा कि चलो एक ये बात ख़त्म हुई। उसके बाद हमको उन लोग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और एक फोर्स को कंट्रोल करने में तो हम ये देखे कि भाई आप कंट्रोल भी करिए लेकिन आप उनका वेलफेयर भी देखिए। बोकारो में एक नया नाम मिला आपको, और भी कई नाम मिले, लेकिन एक नाम जो सबसे दिलचस्प है वो हंटर वाली। ये हंटर वाली हमको लगता है लोग इसलिए किए क्योंकि हम यूनिफॉर्म में रहते थे और हम हमेशा यूनिफॉर्म में रहते थे। माने हम जब भी घर से निकलते थे तो बिकॉज आई वॉज अ लेडी और मैं अभी अपना एक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करना चाहती थी स्टेट में, तो मैं साड़ी या सलवार कमीज़, या सलवार कमीज़ तो मैं पहनती नहीं थी बट साड़ी भी मैं पहन के कभी नहीं निकलती थी। प्लस जीप में ये पहनना या कोई बंदोबस्त के लिए जाना ये सब ठीक नहीं था। थोड़ा मैं अंदर से घबराती भी थी कि कोई कपड़ा दूसरा नहीं पहने। यूनिफॉर्म का एक अपना गरिमा होता है, तो शायद इसको देख के लोग हंटर वाली करने लगे। और मैं बहुत एक्टिव थी, मैं शाम को भी बाहर रहती थी, रात को भी मुझे कभी डर नहीं लगता था कि मैं क्यों रात को निकलूं और क्यों मैं जाए, कहीं भी जाना होता था मैं निकल जाती थी। और उन दिनों तो मैं जीप ही था, खुला हुआ जीप मिलता था, तो इस कारण से मुझे लगता है कि लोग हंटर वाली का नाम दे दिए। लेकिन मुझे ये नाम कभी पसंद नहीं था, लेकिन चलिए दे दिए। लोग बोल रहे थे कि अच्छा ही नाम तो है, तुम्हें से लोग डरते हैं। तो डरना तो मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए। पुलिस का अगर डर नहीं हो तो शायद क्राइम बिल्कुल बढ़ते ही जाएगा। और ये बात फैक्ट है कि जितने दिन हम रहे बोकारो में, हर तरह का
वहाँ पे समस्या रहा, प्लांट में स्ट्राइक हुआ, इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी का डेथ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स बहुत प्लांट में रहता था, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में भी रहता था, लेकिन कोई ऐसा चीज़ उन दिनों ये नहीं हुआ जो बिल्कुल मेरे से कंट्रोल नहीं हो सका। 30 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में इंदिरा गांधी जी का मर्डर होता है और जो एक सिख विरोधी दंगा फैला, दिल्ली तो था ही उससे प्रभावित, बोकारो भी अच्छा खासा प्रभावित था। आप वहाँ की एसपी थी। जब मैं धनबाद स्टेशन पे पहुंची तो मैं देखी कि एक आर्मी का जीप आया हुआ है और मेरा जो बॉडीगार्ड है वो आया है, तो मैं थोड़ा घबराई कि क्यों ऐसा है, और बिल्कुल स्टेशन सुनसान था। तो पता चला क्या कि बोकारो में ऑलरेडी दंगा हो चुका था और कर्फ्यू लगा हुआ है। तो मैं काफ़ी घबरा गई कि ये हो क्या गया। अभी तो मैं 1 हफ्ते के लिए भी नहीं गए थे, मैं सिर्फ 5-6 दिन के लिए भी नहीं, शायद मैं 5 दिन या 6 दिन के लिए गई थी और इतना बड़ा क्यों कांड हो गया। तो जब मैं आई तो मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि इतना नंबर ऑफ डेथ्स हो गया, इतना लूटिंग हुआ, जलाया गया, बहुत कुछ हो चुका था। हम मैं वहाँ पहुँची कैंप में तो महिलाएं आके हमको पकड़ ली, कोई हाथ पकड़ लिया, कोई ऐसे कि आप कहाँ थी, आप आ गई, और बहुत लोग रोने उन्हें लगे। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि देखो इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर रहती तो ही नहीं कुछ होता। पता नहीं होता कि नहीं होता, मैं नहीं जानती, क्योंकि और कई जगहों में ऐसा हुआ था, लेकिन इतना मैं ज़रूर सोचती हूँ कि मैं रहती तो इतना भयंकर कांड नहीं होता। अब आता है 1991। जी 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 जी। जब आप और राकेश जी वापस बिहार आते हैं और उससे पहले जो कांग्रेस का शासन था, जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे, वो बदल चुका होता है और बिहार में मुख्यमंत्री होते हैं लालू प्रसाद यादव। जब आप आए यहाँ पटना और जब पहली पोस्टिंग आप लोगों की जो हुई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्पेशल ब्रांच में पोस्टिंग हुई एसपी के तौर पे। स्पेशल ब्रांच को लेकर के आपने बड़ा दिलचस्प लिखा है कि ये सरकार के लिए एक तरीके से आंख और कान का काम करते हैं। आप लोग सूचनाएं जुटाते हैं, सरकार से साझा करते हैं और तमाम चीजें। और लालू यादव से मिलने के लिए भी आप मतलब इच्छुक थी। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में आपने सुना था। पहली मुलाकात आपकी कब हुई लालू प्रसाद जी से, जब वो मुख्यमंत्री थे और आप एसपी थी? हम एसपी स्पेशल ब्रांच में थे। आई थिंक हम एसपी जी होंगे या एसपी ए, कुछ ऐसे ही नॉमेनक्लेचर होता था, मुझे याद नहीं है। तो एक घटना हुआ था, तो मिस्टर कृष्ण प्रकाश जी आईजी थे या एडिशनल डीजी थे, डेजिग्नेशन मुझे बिल्कुल स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन एडीजी ही होंगे या आईजी होंगे। उन्होंने कहा, वो मेरे बॉस थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, सो चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हो जाएगी, इतने दिन के बाद तुम स्टेट वापस आई हो। तो मैं वहाँ गई थी, तो लालू प्रसाद को मैंने देखा। उस वक्त तो एकदम उनका हाइट पे वो थे, बिल्कुल मास लीडर माने जाते थे। तो उन्होंने उन दिनों बिहार में बहुत कास्ट का दंगा होता रहता था, तो कुछ आरा में हुआ था जो मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इनको भी आरा भेज दीजिए, इनको आरा कंट्रोल कर लेंगी। तो मेरे आईजी भी थोड़ा घबराए और मैं भी घबराई कि मैं तो अभी बस 1 ही हफ्ता पहले आई हूँ, अभी तो सेटल भी नहीं हुई हूँ और स्टेट का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। तो आईजी ने मुझे रेस्क्यू किया। उन्होंने कहा कि अभी तो ये लौटी हैं 5 साल के बाद स्टेट, सो इनको थोड़ा काम समझने दीजिए, फिर इनका पोस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से मेरा उस वक्त पोस्टिंग नहीं हुआ, लेकिन लालू प्रसाद से मिल के मुझे लगा कि ये बहुत हैंड्स ऑन है, इनको हर चीज़ का खबर था जो वो डिस्कस कर रहे थे डीजी से। उस वक्त मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस उनका सुना और जो आईजी साहब के साथ उनका डिस्कशन हो रहा था, उससे मुझे लगा कि ही इज़ वेरी हैंड्स ऑन, उनको हर चीज़ का नॉलेज है, ये मुझे लगा। एक चीज और मेरे जहन में था कि मैं शायद आपसे पूछूंगा, उसके पहले आप जितने अपने मेल सीनियर्स से मिली थी, चाहे वो आपके आईजी थे, डीआईजी थे, जगन्नाथ मिश्र से भी जब आप एक बार आपकी छोटी सी मुलाकात हुई थी, तब भी वो ऐसा लगा मुझे पढ़ते हुए, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि कहीं ना कहीं आपको वो फील हुआ कि आप महिला हैं। जब लालू यादव से आप पहली बार मिली, पहली मुलाकात में वो आपसे कह रहे हैं कि भाई जहाँ दंगा हो रहा है वहाँ इनको भेजिए, ये ठीक कर लेंगी,
तो क्या आपको कुछ बदला हुआ लगा, वो एक नजरिया क्या बदला, यस, माहौल बदला हुआ लगा। वो महिला है वाला फीलिंग? नहीं हुआ, लगा कि इनको कॉन्फिडेंस है कि हमको जाके, और वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि हम बोकारो में रह चुके थे हम और आपने लिखा है। हम अच्छा परफॉर्मेंस हुआ होगा। जो उस वक्त तो हम डाउटफुल थे कि मुझे क्या करेंगे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इन लोगों को पता था कि मैं काम करने वाली हूँ। ओके, ये हुआ। फिर उसी में आपने आगे भी लिखा है कि जो स्पेशल ब्रांच का काम होता था वो तमाम तरह की सूचनाएं जुटाना होता था, और एक घटना ऐसी हो गई कि आप लोगों से पहले वो सूचना मुख्यमंत्री को मिल गई थी। जी, क्या था वो, थोड़ा बताइए। ये अक्सर होता था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से घटना का एग्जैक्ट है, लेकिन भोजपुर ये की कोई घटना थी? हो सकता है, हाँ, जैसा आपने लिखा है भोजपुर लिखा की। है हाँ, घटना, भोजपुर की। लेकिन हर बार नहीं, बट वेरी ऑफन आई वुड से, बहुत बहुत बार ऐसा होता था कि लालू प्रसाद के यहाँ से फ़ोन आता था, लालू प्रसाद जी का फ़ोन आता था कि देखिए इस गांव में ये हो गया है, आईजी के पास। तो उन लोगों को बड़ा ख़राब लगता था कि हमें देना चाहिए था इन्फॉर्मेशन टू द चीफ मिनिस्टर, नॉट द अदर वे राउंड। लेकिन मोबाइल फ़ोन का ज़माना था, मोबाइल्स आ गया था, तो खटाक से लोग फ़ोन कर देते थे चीफ मिनिस्टर को या किसी को भी। और फ़ोन का आई डोंट नो मोबाइल्स आ गया था कि नहीं, या एसटीडी था, या जो भी हो, वो बात एसटीडी रहा एसटीडी होगा, मोबाइल नहीं आया था। लेकिन गाँव गाँव एसटीडी फैल गया था, तो जहाँ भी जो था वो सीधे उनका, ही वॉज अ मास लीडर, तो कोई ना कोई अपने गांव का मुखिया हो, कुछ ना हो, वो लोग फ़ोन करके बता देते थे उनको खट से। और हमारे यहाँ सिस्टम है कि भाई थाने में जब खबर आएगा तो उसका ऑथेंटिकेशन होगा, तभी ऊपर पहुँचाया जाएगा। तो ये एक गैप हमेशा रहता था। जो नया बदले हुए बिहार के माहौल में ये मास लीडर और एक डिफरेंट लीडर का मुझे देखने का, कंपेयर करने का मौका मिला। स्पेशल ब्रांच के बारे में आपने लिखा है कि मतलब अपराध के बारे में जानकारी जुटाने के अलावा ये भी काम होता था आपका बतौर एसपी और फिर आपके सीनियर्स का, कि आप सरकार को ये भी बताएं कि उनके खिलाफ कौन सी रैलियां हो रही हैं, किसी नेता ने कुछ किया है क्या, मतलब सरकार पॉलिटिकल भी चलता रहता था। तो कोई ऐसा इनपुट आपने दिया उस समय, या आपके ब्रांच ने आपके ग्रुप में लालू यादव को दिया? मुझे याद नहीं आ रहा है, वो डे टू डे था, हम तो मेजर इंसिडेंट लिखे हैं। कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी पॉलिटिकल घटना जो आप लोगों ने उनको बताई हो कि भाई ये आपकी सरकार के खिलाफ हो रहा है? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक दिन आप अपने घर पे हैं जी, और फोन आता है लालू प्रसाद जी क्या से की मीटिंग चल रही है और मुख्यमंत्री जी अभी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, क्या हुआ उस फोन के बाद? मैं घर आई थी, नवंबर का महीना था या कुछ ऐसे ही, तो घर आई और उसके बाद कहा गया कि चीफ मिनिस्टर आपको बुला रहे हैं। तो मैं गई वहाँ, हमारी आईजी भी वहाँ आए। तो उस वक्त पहले लालू, पूरा कैबिनेट बैठा हुआ था, मुझे याद है। तो चीफ मिनिस्टर मुझको देखते ही, वो कैबिनेट टेबल होता है उसके हेड पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए देखिए आपने इनका बहाली नहीं किया है कोई। तो मैंने देखा कि एक महिला अपने बच्चों के साथ थी और एक दो कांस्टेबल्स उनके साथ थे। तो मुझे समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं। तो पता क्या चला कि उस महिला के पति लालू प्रसाद जी के अंडर में उनके सिक्योरिटी में था, उसका डेथ हो गया था। तो हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि कोई का डेथ हो जाता है कांस्टेबल के, तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन को बहाल किया जाए। तो अनुकंपा पे कहते हैं, अनुकंपा के आधार पे बहाली करना था। तो इसका सब फॉर्मेलिटीज़ होता है कि उसका मेडिकल होगा, उसका हेल्थ चेकअप होगा, ये सब होगा, तब उसका होगा। तो थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ में टाइम लगता है, कागज़ पत्र करना होता है, फाइल वाइल बढ़ाना होता है। तो उन लोग को डर था कि मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कहीं नहीं करें, ये भी उन लोग को, लड़के कांस्टेबल लोग को डर था। बट मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, मैं धीरे धीरे उस फाइल को बढ़ा रही थी। लेकिन उनको डर हो गया तो लोग सीधे चीफ मिनिस्टर के यहाँ चले गए। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप बहाल करिए इनको। तो मैंने आईजी भी तब तक आ गए, उन्होंने कहा कि भाई कर दो, जल्दी करो। तो हमने करके हम लोग निकल रहे थे, तब लालू प्रसाद जी रोक के बोलते हैं कि आपका प्रमोशन कर दिए हैं, आज आपका शुभ दिन है, आज आपका शुभ दिन है, आपका प्रमोशन कर दिए हैं, जाइए डीआईजी पटना का पोस्टिंग कर दिए हैं। तो मैं थोड़ा चौंक भी गई, घबरा भी गई, क्योंकि डीआईजी पटना के अंडर में तो मैं रिपोर्ट ही की थी 1978 में, और वो इतना बड़ा पोस्ट था। और अभी भी जो डीआईजी वहाँ थे
वो मेरे से 6 साल सीनियर थे। तो मुझे लगा कि इतने सीनियर पोस्ट पे हमको कैसे यंग डीआईजी को भेज रहे हैं। तो मैंने प्रोटेस्ट किया कि सर अभी तो वो मेरे से इतने सीनियर हैं, मैं उनको कैसे रिप्लेस करूँगी। लेकिन वो अपना माइंड मेकअप कर लिए थे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जाइए, आप जाके चार्ज ले लीजिए। तो उनका यही स्टाइल था काम करने का, लालू प्रसाद का, एक डिसीजन ले लिए तो ले लिए। अगर मैं ठीक ठीक याद कर रहा हूँ तो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की घटना हुई तब आप डीआईजी थी पटना रेंज की, और आपको पता चलता है कि मस्जिद का डेमोलिशन हो गया और पटना सिटी में कुछ टेंशन का माहौल है और आप वहां पहुंचती हैं। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच जाते हैं, क्या जी। हुआ था? उस दिन रात को क्या दोपहर से ही हम लोग सब कोई निकल गए थे, रोड पे थे, बहुत टेंशन तो था ही। हम लोग लंच में थे जब खबर आया कि बाबरी मस्जिद गिर गया है। तो फिर हम लोग सबको यूनिफॉर्म पहन के निकल गए, पेट्रोलिंग ये वो होने लगा। रात को एक सडनली पता चला कि लालू प्रसाद पटना सिटी में आ रहे हैं। और वो फिर पटना सिटी आए और वहाँ पे जब वो बैठे थे थाने में तो हम लोग को बता रहे थे कि भाई कर सेवक लोग लौटेंगे तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, कोई छेड़खानी नहीं हो उनके साथ, वो किसी के साथ कुछ नहीं कर दें, अभी भी टेंशन बना रहेगा, सो ट्रेन जब लौटेगा तो आप लोग को देखना चाहिए। और लगातार उनके पास हम लोग देखे कि फ़ोन आ रहा है कहीं कहीं से कि आप हम लोग को बचाइए, या आप हमारे स्टेट में फ़ोन करके कहीं कोई मिनिस्टर्स वगैरह को आप बताइए। मुझे याद है महाराष्ट्र वगैरह से फ़ोन आ रहा था कि आप इंटरवीन करिए, हम लोग को सेव करिए, इस तरह का फ़ोन आ रहा था। तो मतलब बाबरी मस्जिद चूंकि सक्रियता की वजह से पुलिस और मुख्यमंत्री की खुद की सक्रियता मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे वो खुद ग्राउंड पे पहुंच जी गए थे जी और आपने जी। लिखा भी है कि वो हाँ मतलब आपको उनको देख के लगा था कि कोई चांस नहीं लेना है, हाँ क्योंकि हाँ। मुख्यमंत्री खुद इतने सक्रिय हैं सक्रिय कि वो है, पटना सिटी बिल्कुल पहुंच गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो बतौर अधिकारी तो कोई बड़ी घटना नहीं होती है, शायद एक फायरिंग की घटना होती है। बस बस उसके बाद इट वाज वेरी पीसफुल। अब यह मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप एसपी थी बोकारो में, इंदिरा गांधी की मौत होती है और शहर में दंगा हो जाता है, आप डीआईजी हैं, मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, आप एसपी से डीआईजी हो चुके हैं, एक वैसा ही लगभग बड़ी घटना हुई बाबरी मस्जिद जिसमें बाकी इलाकों में दंगे हुए, लेकिन बिहार में नहीं हुआ, पटना में नहीं हुआ, क्या वजह रही? हाँ, प्रशासन सक्रिय होना और एक लर्निंग भी हमारे लिए हुआ होगा, मेरे लिए पर्सनली, कि हम वहाँ नहीं थे और तब दंगा हो गया, अभी हम प्रेजेंट हैं तो कुछ नहीं होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर का तो रोल होता ही है कि उन्होंने खुद बाहर निकल के सबको बताते रहे कि नहीं कुछ होना चाहिए, एकदम सक्रिय हो गए, तो उसका तो इम्पोर्टेंस और उसका इम्पैक्ट तो हुआ ही है, हुआ उसका था। इम्पैक्ट हुआ है। जी। एक और घटना का आप जिक्र करती हैं, आई थिंक तब, हाँ, उस समय डीआईजी ही थी और नालंदा में एक कम्युनल टेंशन का माहौल हुआ है और आप गई हैं वहां पे और शाम का वक्त है और शायद आपको पता चला कि पीछे से मुख्यमंत्री का भी भी आ काफिला गए। आ रहा है। अभी का माहौल और उस वक्त का माहौल बहुत फर्क था। अभी तो हर तरह का अटैक करने का मोड ही बदल गया है, ड्रोन भी आ गया है, रिमोट कंट्रोल से लोग कोई भी चीज़ को ब्लो अप करते। उन दिनों में ये सब चीज़ नहीं आया था, लेकिन अटैक तो फिर भी हो सकता था। तो हम लोग को डर तो लगता ही था कि भाई अंधेरा हो रहा है, कहीं कोई इनको कुछ पत्थर ही फेंक दे तो बड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद को उस वक्त कोई डर वर नहीं था, वो अपना जीप पे खड़े हो गए और जीप पे खड़े होके स्पीच देने लगे और बिल्कुल शांत माहौल हो गया। तो हमको लगता है कि इन द फर्स्ट फेज ऑफ लालू प्रसाद, अभी भी मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि अब आप कोई कमेंट करिए, तो मेरा मेमोयर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता है। मैं जो इंसिडेंट हुआ था मैं वही बताना चाहती हूँ कि ही वॉज अ मास लीडर एंड पीपल हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। और ये इनका एकदम शुरू का पीरियड था, 91 92 93, 3 साल हम उनके साथ थे और वो बिल्कुल उनका शुरुआती दौर था जो इसमें इनका इमेज बहुत हाई था। एक और चीज है, 93 में जो 1600 एसआई की बहाली निकलती है जी और आप 5 बोर्ड में रख दी जाती हैं, फिर आप जी। प्रोटेस्ट करके 3 में आती हैं, हाँ और फिर उस समय पुलिस महकमे में एक मतलब अफवाह ऐसी उड़ती है कि भाई मुख्यमंत्री या पटना से कोई एक लिस्ट आएगी और उसी पे हमें काम करना है। जी और फिर शायद बहाली से एक दिन पहले आपको मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री खुद फोन करते हैं, लालू प्रसाद खुद फोन करते हैं, जी। थोड़ा उस बारे में बताइए। तो ऐसे एक माहौल था। हमको लगता है कि बहुत र्यूमर्स भी फैलता है ये सब चीज़ में कि मुख्यमंत्री जरूर अपने लोग को करेंगे। 1600 दरोगा का बहाली करवाना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे कलीग्स लोग जो अदर बोर्ड्स के मेंबर थे वो फ़ोन करके पूछ रहे थे कि
लिस्ट आएगा तो हम क्या करेंगे। मेरे पास ऐसा कोई लिस्ट नहीं आया, और पता नहीं और लोगों ने कोई शेयर नहीं किया कि ऐसे ही एक अफवाह हो गया या क्या। मैं इसके बारे में स्पष्ट कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर मैंने कभी किसी से पूछा नहीं कि लिस्ट आया कि नहीं, या ना किसी ने मेरे से कहा। लेकिन बहाली होने के पहले लोग हमको फ़ोन करके ज़रूर पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास भी लिस्ट आया है कोई क्या। तो मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आया, बल्कि लालू प्रसाद ने जो मेरे को फ़ोन करके कहा कि बहाली बिल्कुल सही होना चाहिए, असेंबली चल रहा है, कोई घटना नहीं होना चाहिए, और ये बहाली रद्द नहीं होना चाहिए। तो वो मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था कि भाई हमको कोई पूरा छूट है कि हम बहाली सही ढंग से करें, और मुझे अपने में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई गलत काम होने नहीं दूंगी, जानबूझ के कोई गलत काम नहीं होने दूंगी। तो वैसे ही बहाली हुआ। बाद में ऑफ कोर्स बिहार का दुर्भाग्य है कि हर चीज़ को कोर्ट केस कर देना, ये कर देना, वो कर देना, ये लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा और टिका नहीं आई थी। टिका नहीं, और 1600 लोगों का बहाली हो गया। तो बिहार पुलिस का थोड़ा काम करने का मौका मिला, नहीं तो उस तरह से उस वक्त जिस तरह का हाल था कि थाने में ऑफिसर्स नहीं रहते थे काम करने के लिए। ये बहुत दिलचस्प है, और आपने कहा है कि आपकी किताब जो है पॉलिटिकल घटनाओं पे नहीं है, लेकिन उस कहानी में ये जो फेज है 92 नवंबर 92 से 93 वाला, जो आप डीआईजी हैं, 94 तक आई थी ना? हाँ, 94 के हाफ तक, जुलाई के बाहर जाती हैं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है, उस पर भी आएंगे। तो ये जो उसमें एक तो ये घटना है, दूसरी एक और घटना का जिक्र आप करते हैं कि पटना में एक लड़के का 14 साल के लड़के का इनकाउंटर हो गया है, और आप डीआईजी हैं, आपने उस पर जांच का आदेश दे दिया है। आपके पास कुछ लोग पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मैडम ये गलत हुआ है, आपने जांच का आदेश दे दिया है। फिर आपके पास मुख्यमंत्री का फोन आता है, लालू यादव का फोन आता है, और बहुत मतलब लंबी बात होती है आपकी मुख्यमंत्री से। क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। तो वो मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या बताया गया था, बट उन्होंने कहा फ़ोन पर कि ये ऐसे यहाँ का क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। सो ये कोई ऐसा कहा भी नहीं कि आप यही करिए, बट ही गेव एन इम्प्रेशन कि ये उनको एक लगा कि ये सही नहीं हो रहा है। सो एसपी लोगों को छूट होना चाहिए क्या करने के लिए। और मैं तो भागलपुर ब्लाइंडिंग्स देख चुकी थी कि कोई गलत काम करने से पुलिस वाले ही फंसते हैं और कोई उनको मदद नहीं करते हैं। तो मैंने उनको साफ कह दिया कि ये गलत हुआ है। सो बच्चा ने कोई कांड किया था, ज़रूर कांड हुआ होगा, लेकिन उसके लिए उसका ज़िंदगी ले लेना सही नहीं है, और ये हमारा भी बच्चा है, आपका भी बेटा है, ये हम लोग को इनकरेज नहीं करना चाहिए। तो उसको सुन के वो बहुत चुप हो गए, और फिर उन्होंने कुछ हमसे कहा नहीं, और यही कहा कि हाँ ये तो बात नहीं होना चाहिए, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कभी हमको क्वेश्चन नहीं किया, या कोई हमें उसको हमारे अगेंस्ट नहीं होल्ड किया कि आपने क्यों ऐसा किया, बल्कि एसपी ही उसके बाद ट्रांसफ़र हो गए और मैटर रेस्ट कर गया। लेकिन मेरे समय में कोई फिर गलत काम नहीं हो सका। ये चल ही रहा था, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया एक ट्रेनिंग के लिए जाना था, 3 महीने की ट्रेनिंग थी मेरे ख्याल से, वो एक क्लास जैसा था, आपको वहाँ जाना था। उसके पहले एक जातिगत हत्या का मामला हो गया था, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने, वो आपसे जांच करवाने की मांग कर रहे थे, और आप उसमें उलझना नहीं चाह रही थी। एक पुलिस कस्टडी में डेथ हो गया था, और उसको डिमांड कर रहे थे असेंबली में कि इसका जांच होना चाहिए। तो और कह रहे थे लोग कि मंजरी जारूहाट डीआईजी हैं, उनसे जांच करवाइए। तो मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि एकदम जल्दी था जाने का, मैं वाइंड अप कर रही थी, बच्चे भी थे घर में, मेरा अपना भी सब सामान वगैरह, 3-4 महीने का कोर्स था, सब फॉर्मेलिटीज़ करना था, और उसमें अब ये केस करने देखना एंड ऑल, तो आई डिडंट वांट टू डू इट। तो उस पर हमारे आईजी जो थे उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब कोई तुम्हारे ऊपर फेथ रख के कह रहा है तो यू शुड नॉट से नो। वो भी एक मेरे लिए लर्निंग था उस दिन। जैसे शुरू में हमको लीडरशिप पे लेक्चर दिए थे मिस्टर एलवी सिंह, उस वक्त मेरे आईजी अनिल कुमार साहब का जो बात था वो मेरे लिए बहुत अहम था। उन्होंने कहा कि जब पब्लिक को कॉन्फिडेंस हो के तुमसे कोई चीज़ मांग रहा है तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो तुमको ट्रस्ट करता है इसलिए कह रहा है, तो इसलिए तुम जाओ और अपना इंक्वायरी करो, और जो तुम्हें सही लगे वही लिखो।
आपने जांच रिपोर्ट दी कि हाँ उसका कस्टोडियल डेथ हुआ था। हाँ। फाइनली आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार होती हैं और आपके एक अधिकारी या आपके समकक्ष अधिकारी या सीनियर आपको सलाह देते हैं कि भाई आप बाहर जा रही हैं, फिर आपको मुख्यमंत्री से मिलकर उनको बताना चाहिए। मेरे आईजी ही, जो आईजी एडवाइस दिए वही बोले कि आपको जाके मिलना चाहिए। मैं तो डीआईजी थी, मेरे नेक्स्ट सीनियर आईजी थे। आप गई मिलने मुख्यमंत्री जी से? जी मैं गई मिलने मुख्यमंत्री। क्या घटनाक्रम रहा? तो जब मैं गई तो वो अपना लॉन में बैठे हुए थे, थोड़ी बारिश हो रही थी, तो सभी को हटाए और सोचे कि हम कुछ ख़ास बात से दिन में आए हैं उनसे मिलने। तो मैंने बताया कि मैं कोर्स करने जा रही हूँ, तो उस पर उन्होंने कहा कि क्यों जा रही हैं, डीआईजी पटना का पोस्टिंग है और। तो हमने कहा कि नहीं, एक फ़ॉरेन असाइनमेंट है, और उन दिनों में फ़ॉरेन असाइनमेंट बहुत कम लोग को मिलता था, फ़ॉरेन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनको लगा कि अच्छा चलो आप जाना चाहती हैं तो आप जाइए। और अंत में जब मैं उठने लगी तो कहे कि कुछ आपको मदद चाहिए, कोई आपको हेल्प चाहिए। मैं समझी नहीं, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ऑनेस्ट ऑफिसर्स का खर्चा होता है, हम लोग पैसा रखते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये घटना आधारित सवाल तो हो गए, अब बहुत हो गया, बस एक दो सवाल ही। हाँ, थक गए हम ही बोलते बोलते। 1991 से 94 तक आप लालू यादव का जो शासनकाल था उसमें बिहार पुलिस की डीआईजी थी, पटना रेंज की सीनियर, बड़ा पोस्ट है, बड़ी जिम्मेदारी। नहीं, 92 से 94 जी। और 5 अगस्त 1997 को एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जो है, किसी मामले की सुनवाई करते हुए पहली बार वो एक कमेंट करता है कि बिहार में सरकार नहीं है, जंगल राज है। उसके बाद ये वर्ड इतना बड़ा हो जाता है, जंगल। किस साल में? 97 में, 97 में जी, 5 अगस्त को। आप तब तक शायद दिल्ली निकल चुकी हैं। हाँ। सेंट्रल उस पे ये कमेंट करता है। मैं उसके बाद का तो आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन 90 से लेके 93 या 91 से लेके 93 94 तक जो आप लालू यादव के साथ रहीं बतौर अधिकारी, जो आपने काम किया, उस टेन्योर को उस पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, उस समय के उस मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे देखती हैं आप? नहीं, वो तो हम कमेंट ही नहीं करना चाहते हैं, वो सब चीज़ पे हम कमेंट ही नहीं करना चाहते हैं और कंपेयर भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो थे नहीं। और 91 से 94 के जो शुरू में हम थे, तो जो मेरे साथ घटना पर्सनल मेरा था मेमोयर, वही हम लिखे हैं और वही सही है। बाद में क्या होता है हम तो वहाँ थे भी नहीं। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट, क्योंकि हम थे नहीं वहाँ, और मेरे लिए सही नहीं होगा। जैसे एक बड़ा दिलचस्प लालू यादव को लेकर के जो बात चलती है, जो हो सकता है वो सही हो अफवाह हो, तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि आप, हालांकि ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन बिहार की बात हो रही है तो आ जाती है, जाति बीच में आ जाती है। एक लालू यादव के बारे में एक बात कही जाती थी कि वो अपने आसपास जो अपर कास्ट के अधिकारी होते हैं तो उनको रखते नहीं हैं, और रखते तो उनको बेइज्जत करते हैं, और बाकी अपने कास्ट के अधिकारियों को रखना चाहते हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आपकी कास्ट की वजह से? नहीं, हम तो कोई हम कास्ट का लगा ही नहीं, ना कोई हमारे अगल बगल में लगा। सो आई रियली डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दीज थिंग्स। आपने ऐसी कोई अफवाह सुनी थी उस समय? ना, हमारे रहते नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। और 94 के बाद फिर मेरा उनके साथ कोई वास्ता भी नहीं पड़ा। जुलाई में हम चले गए उसके बाद।